हेलो गाइस। सो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक कंडक्टिंग या फिर होलो स्फीयर की वजह से। ठीक है, सबसे पहले तो हम कंडक्टिंग या होलो स्फीयर को समझ लेते हैं। देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर को जूम करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है यहाँ पे, इसका रेडियस क्या है, आर है। मैंने इसको चार्ज दे दिया कैपिटल क्यू। ठीक है, अगर ये स्फीयर सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग है तो क्या हुआ कि जो ये चार्ज मैंने दिया है ना इसको, ये सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा। कैपिटल क्यू। ठीक है, ये क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर की कंडीशन होती है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इनसाइड चार्ज जीरो होता है, चार्ज ओनली और ओनली उसकी आउटर सरफेस पे रहता है। अब होलो स्फीयर है तो होलो स्फीयर अंदर से खोखला होगा तो उसके अंदर तो चार्ज रुक ही नहीं सकता है, हम उसको दे नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ चार्ज उसको हम उसकी आउटर सरफेस पे ही दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में कंडक्टिंग या होलो स्फीयर दोनों ही केस में इनसाइड में चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये ओनली और ओनली आउटर सरफेस पे चार्ज होगा। तो हमें यहाँ से क्या समझना है कि जब भी क्वेश्चन में हमें ये लिखा हुआ है कि कंडक्टिंग स्फीयर है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फीयर या फिर होलो स्फीयर, तो वहां से हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि इनसाइड में चार्ज जीरो है, चार्ज ओनली और ओनली आउटर सरफेस पे है। ठीक है, ये होगी हमारी यहाँ पे कंडक्टिंग या फिर होलो स्फीयर के लिए कंडीशन। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैंने ये पॉइंट मान लिया यहाँ पे P, जो कि इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए दो मेथड है, एक तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला जो होता है उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, हम गाउस लॉ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हम गाउस लॉ का यूज करेंगे क्योंकि गाउस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना इजी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक गाउसियन सरफेस को ज्यूम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें किस शेप का गाउसियन सरफेस यहाँ पे एज्यूम करना है। ठीक है, तो हमें वो गाउसियन सरफेस एज्यूम करना है जो कि हाईली सिमेट्रिक हो। ठीक है, और स्फीयर के केस में हाईली सिमेट्रिक गाउसियन सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस होता है। ठीक है, स्फीयर ही रहता है, तो यहाँ पे हमें स्फीयर को गाउसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे स्फेरिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस गाउसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ds। ठीक है, ये फाई क्या है, यहाँ पे ये फाई जो है ये फ्लक्स है पासिंग थ्रू द गाउसियन सरफेस। हम यहाँ पे जो फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो फ्लक्स हमें कौन सा कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गाउसियन सरफेस, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दूं तो क्या होगा, ई डी एस कोस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट। ठीक है, अब हमें इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, मैं यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट एज्यूम कर लेता हूँ ds। अब एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो सकती है। इस केस में परपेंडिकुलर तो इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, हम क्लोज कोई भी बॉडी होती है ना, क्लोज सरफेस होती है, उस केस में हम एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड लेते हैं। उसको हम इनवर्ड भी ले सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे।
तो हमें ध्यान रखना है कि एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन हम ऑलवेज आउटवर्ड और परपेंडिकुलर लेते हैं क्लोज बॉडी के केस में, ठीक है। तो ये हमारी होगी एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन एन कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देखनी है। तो देखो ये क्या एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के केस में हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस पॉइंट में मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट इज 0 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे भी देखूं तो इस पॉइंट पे भी अगर मैं एरिया एलिमेंट मान लूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे मैं एरिया एलिमेंट एज्यूम करता हूं तो एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। मतलब एंगल क्या होगा, हमेशा ऑलवेज 0 डिग्री ही रहेगा। और यही कंडीशन थी हाईली सिमेट्रिक, जो मैंने वहां पे बोला था ना कि गॉसियन सरफेस हमें वो एज्यूम करना है जो कि हाईली सिमेट्रिक हो। तो हाईली सिमेट्रिक को हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि जो एंगल किसी भी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में एंगल ऑलवेज सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम अज्यूम कर लें, एरिया एलिमेंट हम कहीं पे भी ले लें, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में जो एंगल है वो हमेशा सेम रहेगा। सो इस केस में जीरो रहेगा। मतलब कंडीशन ये है कि सेम रहना चाहिए, हाईली सिमेट्रिक की कंडीशन ये है, ठीक है, हाईली सिमेट्रिक बॉडी की कंडीशन। तो इस केस में हमेशा क्या रहेगा, वो 0 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 डिग्री, ठीक है। ये हमारा फ्लक्स आ गया। अब देखो कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो मतलब और साथ में क्या है, देखो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है, वो सेम है, ठीक है। जो कंडक्टिंग स्फीयर है और गॉसियन सरफेस है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, कहीं किसी भी पॉइंट पे हम देखें वो सेम है। तो उस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, सेम होगा। गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम होगी, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट होगा तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ds cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये आ गया हमारे पास में। अब देखो ये क्या एरिया एलिमेंट है। अगर मैं इस गॉसियन सरफेस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस को, और सबको फिर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस का कंप्लीट एरिया मुझे मिल जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस केस में इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फाई हो गया, फ्लक्स कैलकुलेट होगा हमारे यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे मेन पॉइंट है कि देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, हमें एक गॉसियन सरफेस से जूम करना है, ठीक है। जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से पास होता हुआ हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। और स्फीयर के केस में हमें स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम वहां पे क्या करेंगे, ये थीटा फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो हमारे केस में यहाँ पे 0 डिग्री एंगल आया था, इसलिए ये हो गया EDS cos 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, ये पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इंटीग्रेशन से बाहर किया था। क्यों किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे क्या है, सेम है। किसी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ds का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हमने देखा
कि अगर मैं इस गॉसियन सरफेस को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, उन सबको ऐड कर दूं, तो मुझे इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4πr²। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फ्लक्स कैलकुलेट किया, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब देखो गाउस लॉ को क्या कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये होता है क्यू इन क्या है यहाँ पे, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इस केस में बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। If I equate equation 1 and 2, then it is E 4πr² is equals to Q upon epsilon naught. Then E equals to Q upon में 4πr² into epsilon naught। ये मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता 4π epsilon naught r²। और जो 1/4π एप्सिलॉन होता है वो क्या होता है, k q अपॉन में r²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट केस में। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मैंने बोला तभी हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर किया था। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखो इस फॉर्मूले में हमें देखना है क्या क्या हमें चाहिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। के जो कांस्टेंट है, ठीक है, क्यू क्या टोटल चार्ज है, इस जो इस बॉडी को हमने दे दिया, कंडक्टिंग स्फीयर को दे दिया तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, हमने एक बार दे दिया। ठीक है, तो क्यू भी कांस्टेंट है। आर देखें हम, ये हमारी आर है, ये क्या रेडियस है, गॉसियन सरफेस की रेडियस है। इस पॉइंट पे देखूं तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, रेडियस आर है। किसी भी पॉइंट पे मैं कैलकुलेट करूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, मेरा सेम आ रहा है। ठीक है, इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया था। ठीक है, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको बाहर लिख देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमने इसको बाहर क्यों लिखा है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि क्यों हमने इसको बाहर लिखा है, इस वजह से हम इसको बाहर लिख रहे हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सेकेंड केस हम डिस्कस करें, अगर हम एट द सरफेस, तो एट द सरफेस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, उस केस में क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर था। इस केस में मतलब कि स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, मतलब भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना है। अब इस सरफेस पे इस कंडक्टिंग स्फीयर की किसी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है इसके ऊपर, तो हमें क्या होगा, गॉसियन सरफेस की कैपिटल आर रेडियस का एज्यूम करना पड़ेगा है। तो फिर उसके बाद में मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो डेरिवेशन सेम ही रहेगा, यहाँ पे जो सिर्फ आर की जगह हमें क्या होगा, कैपिटल आर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे कैपिटल आर कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट आ जाएगा E इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। ये आ जाएगा कहाँ पे, सरफेस पे। ठीक है, यहाँ से हम दोनों फॉर्मूले से हम ये भी देख सकते हैं कि देखो ये जो वैल्यू है ना, ये स्फीयर की रेडियस है, ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये देखें हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर को हम चेंज कर सकते हैं ना, हम इस पॉइंट पे निकालें तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे और भी इंक्रीज हो जाएगी, किसी पॉइंट पे आर चेंज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इसके सेंटर से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड केस डिस्कस। थर्ड केस में हम इनसाइड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा स्फीयर अब इनसाइड किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
कि एक गॉसियन सरफेस से जूम करना पड़ेगा, उस पॉइंट से पास होने वाला। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा स्मॉलर रेडियस का, ठीक है। इस पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम फाई कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस ई डॉट डी एस, ठीक है। इसको ओपन कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। सेकंड देखो, गॉस लॉ से Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन, फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना है, ये मेरी गॉसियन सरफेस है। तो हम जानते हैं कि कंडक्टिंग और होलो स्फीयर के केस में चार्ज जो अंदर रहता है वो जीरो रहता है, कोई चार्ज नहीं होता अंदर। तो अंदर चार्ज जीरो है, मतलब Q इनसाइड तो क्या हो जाएगा फिर जीरो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। ये ds और cos थीटा को मैं इस साइड ले दूं, अगर मैं जीरो के नीचे ये ds cos थीटा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फिर जीरो हो गया। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ऑन द सरफेस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आउटर सरफेस पे क्या था, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आर के बीच में, तो क्या आएगा, इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है, ठीक है। ये मान लेता हूं ये रेडियस आर है, से लेके जो रेडियस है वहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था जीरो था, अंदर में जीरो रहेगा। उसके बाद में क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फिक्स वैल्यू है कांस्टेंट, ठीक है। ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। उसके बाद क्या हो रहा है, ये रेडियली डिक्रीज कर रहा है, ये ऐसे रेडियली डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में। ओके, थैंक यू।